हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से निरंतरता के साथ कर रहे होंगे। तो जो हाल ही का विषय है यानी कल का विषय है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और उससे अगर मैं बात करूं अपने सामान्य ज्ञान की स्थिति से, तो ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक हमारे पेपर्स के लिए यानी एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसकी भी क्लास ले ली जाए और इससे जो भी संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में अगर पूछे जा सकते हैं तो हम उसको आपके सामने रखें, ताकि अगर आपसे कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे घबराए ना, और ये भी ना हो कि इतना बड़ा मुद्दा होकर हमने इससे क्वेश्चन नहीं कर पाए। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है राम मंदिर। तो राम मंदिर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में, प्रतियोगी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो हम यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहली बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए मैंने ये क्लास नहीं ली है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो क्लास लेने वाले छात्र छात्राएँ हैं वो किसी भी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनका ये प्रश्न गलत ना हो। ओके, तो ये जो क्लास है हमारी करंट अफेयर की, वो यूपीएससी, पीसीएस, सभी एग्ज़ाम्स, एसएससी हो गया, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम इस क्लास को ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार ये मेरी ये क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, इसी चैनल पर हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो भी सेम एग्ज़ाम, यानी सेम एग्ज़ाम से मेरा कहने का मतलब ये है कि एमपीपीएससी हो गया और भी पीएससी हो गए, यूपीएससी हो गया, तो सारे एग्ज़ाम के लिए हम ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। ओके, तो जिन्होंने ज्योग्राफी की क्लास नहीं ली है वो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट डली हुई है, आप वहाँ से वो क्लास देख सकते हैं। ओके, और जो हमारा कंटेंट रहेगा वो हम, जैसे यहाँ पर तो आप यहाँ से लिख ही लेंगे, कुछ लोग अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैं इसी कंटेंट को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो इससे संबंधित जो भी विषय, जो भी प्रश्न होंगे हम यहाँ पर देखेंगे, और जो भी प्रश्न हैं वो वन लाइनर होंगे, ठीक है। कौन से एग्ज़ाम कवर करेंगे, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो सब हम इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो ये राम मंदिर की फ़ोटो है और ये जो उसमें मूर्ति विराजमान है रामलला की, वो है। तो इसके जो पहला प्रश्न हमारा है आपके सामने, अयोध्या राम मंदिर विवाद हुआ था। अयोध्या राम मंदिर विवाद पहली बार कोर्ट में कब पहुंचा था? तो ये कोर्ट में कब पहुंचा था? 1885 में पहली बार यह मामला फैज़ाबाद जिला अदालत में पहुंचा था। ओके, तो हर लाइन में आपको अच्छे से याद करना है और हर लाइन का क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ये मान। ओके, फिर हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर विवाद को सुलझाने में अदालती लड़ाई कितने समय तक चली? ऐसा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो रिपीट भी हो जाएंगे, तो आपको उसमें कुछ अलग नहीं मिलेगा, वो प्रश्न कुछ क्या रिपीट हो गए। अयोध्या राम मंदिर विवाद को सुलझाने में 134 वर्ष का लंबा समय लगा। 102 साल जो फैज़ाबाद जिला न्यायालय था उसमें, 23 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 9 साल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कुल समय कितना लगा था? 134 वर्ष, जिसमें से 102 साल बहुत लंबा समय होता है, वो फैज़ाबाद जिला अदालत में चला था, और 23 साल हाई कोर्ट में चला था इलाहाबाद के, और 9 साल सुप्रीम कोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर का फैसला किस जज ने सुनाया था?
तो इसकी जो एक कमेटी गठित की गई थी जजों की, वो किसमें कितने जज थे? 5 जज थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन था? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर ने अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाया था, ठीक है। तो कितने जज की ये समिति थी, पीठ थी? 5 जजों की, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न क्या? अयोध्या राम मंदिर फैसले की तिथि कब आई थी? इसकी तिथि जो फैसला हुआ था कि यहाँ पर मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा, तो उसकी जो फैसला था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2019। उस दिन कौन सा था? उस दिन शनिवार का। कोई भी प्रश्न कहीं से पूछें तो आपको बस घबराना नहीं है, उसको आसानी से कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना कब से शुरू हुई? 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिला पूजा, मतलब इस जो मंदिर बना था उसकी जो नींव की पहली ईंट रखी गई थी वो प्रधानमंत्री ने रखी थी। और कब रखी थी? 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया? अयोध्या राम मंदिर का डिज़ाइन अहमदाबाद के चंद्रकांत V सोमपुरा और उनके बेटे निखिल और आशीष सोमपुरा ने तैयार किया था। हर जगह से क्वेश्चन बनेगा तो आपको बस क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? नागर शैली। मैंने जो भी स्टूडेंट इनको नहीं पता है कि कौन सी शैलियों के स्थापत्य कला के मंदिर हमारे भारत में और होते क्या ये चीज़, तो मैंने इसके लिए अगली स्लाइड में क्या पूरे शैलियों का विवरण यहाँ पे दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स PSC के होंगे या UPSC के होंगे, SSC के होंगे, तो उनको ये भी पता चल जाए कि शैलियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय मंदिरों की जो भी शैलियाँ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो राम मंदिर बना है वो इस शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है, यानी ये मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, मैं आप बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ। जो भी उत्तर भारत का हमारा हिस्सा है वहाँ से लेकर जो भी मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा है, यानी मध्य प्रदेश का जो निचला हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा सतपुड़ा है, उसके जो ऊपर का हिस्सा विंध्य पर्वत तक, तो वहाँ तक के जितने भी मंदिर मिलेंगे वो कौन सी शैली में मिलेंगे? आपको नागर शैली में मिलेंगे, ठीक है। इसे 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने इनका क्या किया? संरक्षण किया। ओके। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। पहले की जो शैलियाँ थी वहाँ पर क्या होती थी? ऐसे समतल छत पाई जाती थी, ठीक है ना, समतल। लेकिन जो नागर शैली के मंदिर है वो कैसे मिलती थी? उनकी जो भी छत थी वो क्या हुआ करती थी? ऊपर ऐसे शिखर की तरफ, ठीक है ना। इसे अनुप्रस्थिका एवं उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। नागर शैली के मंदिर आधार शिखर एक चतुष्कोणीय होते हैं, मतलब जो 4 कोने से। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार है। जैसे मूल, जिसको हम क्या बोल देते? आधार, यानी बेस बोलते हैं, ठीक है। एक गर्भगृह होता है, ये मंदिर के बीचों बीच का हिस्सा होता है। नींव, और फिर इसको क्या बोलते हैं? मसरख। मसरख क्या होता है? नींव और दीवारों के बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मसरख। फिर होता है जंघा, जिसको दीवार बोलते हैं, कपोत, कार्निस। फिर शिखर, गल, इसको गर्दन बोलते हैं। वर्तुलाकार, आमलक, कुंभ, शूल, ये कलशयु मंदिर के ऊपर लगा रहता है। तो इतने में मंदिर जो बनता है ना नागर शैली में, उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली शैली है वो हमारी कौन सी है? द्रविड़ शैली। मतलब हर शैली में मंदिरों का स्थान,
और मंदिरों की जो पद्धति है, मंदिरों की जो बनावट है, वो में उसमें क्या आया है, परिवर्तन आया है। ओके। कृष्णा नदी से लेकर, कहाँ से, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते। द्रविड़ शैली का मतलब होता है जो साउथ इंडिया का जो एरिया है उसको हम द्रविड़ शैली के अंदर, उसको द्रविड़ क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। तो उस क्षेत्र में जितने भी मंदिर पाए जाते हैं उनको हम द्रविड़ शैली के मंदिर बोलते हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्राकार, अभी हमने पढ़ा था उस मंदिर में 8 तरीके, तो इसमें क्या क्या होता है, प्राकार जिसको 4 दीवारी बोलते हैं। जैसे एक मंदिर होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। 4 दीवारी, गोपुरम प्रवेश द्वार बोलते हैं उसको, वर्गाकार अष्टकोणीय गर्भगृह, रथ, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, नदी मंडप, विशाल। देखो इसके जो मंदिरों की आपने साउथ की मूवीज जितनी देखी हैं उसमें मंदिर देखे हैं, मान लीजिए ये मंदिर है कोई, ठीक है, ये मंदिर है और इसके चारों तरफ वो क्या बनाते हैं, एक दीवाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, दीवाल। ठीक है ना। तो ऐसे मंदिर पाए जाते हैं साउथ में। ठीक है, क्लियर। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। किसने जन्म दिया, पल्लवों ने। चोल काल में इसे ऊंचाइयां हासिल की और विजयनगर काल में इससे ह्रासमान हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, पल्लवों ने, और इसका विकास किसने किया था, चोलों ने। और इसके जो कम हुए वो कहाँ से हुए थे, विजयनगर साम्राज्य से। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। आप देखेंगे कि जो एक मंदिर है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, वो किसने बनवाया था, चोल राज ने बनवाया था, और ये यूनेस्को की विरासत में शामिल है। ठीक है ना। यूनेस्को के जो अंदर जो विश्व विरासत सूची है उसके अंदर ये शामिल है। ठीक है। तो ये मंदिर कौन सी शैली का, द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ। इसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, रंगनाथ मंदिर सिर तमिलनाडु में, रामेश्वर मंदिर। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं, नायक शैली के। उसके बाद अगली शैली का विकास हुआ, उसको क्या कहते हैं हम, बेसर शैली। बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को हम क्या कहते हैं, बेसर शैली। जैसे नागर और बेसर को अगर हम नागर और द्रविड़ को अगर हम मिला दें तो जो शैली बनेगी वो कौन सी शैली बनेगी, दोनों को मिलाने के बाद जो शैली बनेगी वो कौन सी बनेगी, बेसर शैली। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो विशेषताएं पाई जाएंगी वो बेसर शैली के मंदिरों में, वो नागर तथा द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर हैं उनकी विशेषताएं मिलजुलाकर इस मंदिर में पाई जाएंगी। कुछ विशेषताएं नागर शैली की होंगी, कुछ विशेषताएं द्रविड़ शैली की होंगी। ठीक है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के हिस्से से लेकर कहाँ तक, कृष्णा नदी तक। ठीक है। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार होता है। ठीक है। तो इनका कैसे होते हैं मंदिर, बेसर शैली के मंदिरों का जो आकार होता है वो शिखर, आधार से शिखर तक गोलाकार या मतलब पूरा गोलाकार होता है या अर्ध गोलाकार होता है। बेसर शैली का उदाहरण वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। गुप्त काल के बाद देश के स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास को एक नया मोड़, इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड स्थापत्य का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर इसके हम समय की बात करें कि कौन से समय में इसके विकास हुआ, तो 8वीं सदी से लेकर
13वीं सदी तक। ठीक है, तो ये सारी शैलियाँ थी। और इसमें से हमारा जो राम मंदिर बना है अभी, वो कौन सी शैली का है? नागर शैली का है। क्लियर। श्री राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? मंदिर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, याद रखना। कौन से किसकी बात कर रहे हैं हम? मंदिर की। तो किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है मंदिर का निर्माण? बलुआ पत्थर से। मकराना पत्थर क्या है? मकराना एक उच्चतम श्रेणी का संगमरमर है, जिससे राम मंदिर के गर्भगृह में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो गर्भगृह में कौन सा पत्थर लगाया गया है? तो मकराना पत्थर लगाया गया है। राम मंदिर का जो परिमाप है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? उसकी जो लंबाई है 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और जो उसकी ऊंचाई है वो 161 फीट है। भगवान रामलला की मूर्ति तराशने वाले शिल्पकार का नाम क्या है? अरुण योगीराज। ठीक है, किसको बनाने वाले? मूर्ति को बनाने वाले। ठीक है, मंदिर को बनाने वाले नहीं। श्री राम मंदिर निर्माण का जिम्मा किस कंपनी को दिया? अर्थात जिस कंपनी ने इसमें काम किया है उस कंपनी का नाम क्या? लॉर्सन एंड ट्रबो L&T। ठीक है, राम मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा तक निर्माण जितना भी हुआ है उसमें कितने रुपए लग गए अभी तक? 1100 करोड़, यानी 1100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। अनुमानित इसमें अगर पूरा तैयार होने में कितने रुपए की अनुमानित राशि है? 1400 करोड़ की। अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो 161 फीट है, पिछले भी हम देख चुके हैं। राम मंदिर की जो वास्तुकार है, वहाँ पर हमने क्या देखा था? मूर्ति के वास्तुकार है। यहाँ पर मंदिर के वास्तुकार है वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की मूर्ति के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया? तो शालिग्राम पत्थर यानी श्याम वर्ण का या काला पत्थर का प्रयोग किया गया है। अयोध्या यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या भेंट किया गया है? तो कोदंड राम और 1 फुट की लवकुश की प्रतिमा। ओके, वर्तमान समय में रामलला के मुख्य पुजारी कौन है? तो इनका नाम है सत्येंद्र दास। ठीक है, मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर अयोध्या में पहली बार सांप्रदायिक दंगे कब हुए थे? तो 1853 में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास है वो कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिला होगा? तो अयोध्या राम मंदिर 3 मंजिला होगा। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च है? ये डाटा बिल्कुल फिक्स नहीं है, तो आगे पीछे आपको मिल सकता है। अयोध्या विवाद कितने एकड़ में एकड़ पर था? मतलब जो अयोध्या के मंदिर और मस्जिद के बीच का जो विवाद था वो कितने एकड़ को लेकर था? 2.77 एकड़ को। ठीक है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? तो 5 जजों की बेंच ने सुनाया। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन की सुनवाई चली? 40 दिन की। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से समझाने को कुछ नहीं है और आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्या कर लेना है, लिख लेना। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। अयोध्या विवाद के इस फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है? 5 एकड़ की ज़मीन मस्जिद को दी गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी भारत में। ओके, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 को। इस मस्जिद को लेकर मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो राम मंदिर बना है उससे लगभग 21 से 22 किलोमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर? 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, जो मस्जिद बनेगी वो है। ठीक है, और जो
विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी? जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने आपको कराया है। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? 1528 में। ठीक है, तो ये हमारे राम मंदिर से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चंस में अगर आपको कोई अलग से प्रश्न मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, और इतने प्रश्न को आप 3 से 4 बार या 2 बार भी अगर पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर कोई भी प्रश्न अगर आप पेपर में देखते हैं तो आसानी से इसको करके आएंगे। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और इसके साथ में चल रही ज्योग्राफी की सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जितने भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो उसको मैं पूरा कराऊंगा। पूरे का मतलब क्या है? जितने भी टॉपिक ज्योग्राफी में होते हैं सारे हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और क्लासेस को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना। थैंक यू।